हेलो गाइस। स्वागत है आपका दी भूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। तो जिसमें हम 50 MCQ देखेंगे और एक टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो जो गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है वो बना हमारा नागर शैली में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो जो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता थे वो थे हमारे रवि कीर्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख रवि कीर्ति ने रचा था। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के जो हिमालय का जो एरिया है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो सतलज और काली नदी के बीच स्थित जो हिमालय का भाग है उसे हम जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो द्वितीय प्रदूषक है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए स्माग हो जाएगा, ठीक है। बधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो जो बधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 23 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। तो जो विद्युत धारिता का मात्रक होता है वो होता है फैराडे, ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो जो यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत से एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो भारत में जो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी हमारी 1973, ठीक है, 1993, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सुमेलित, इसमें क्या करना है, सुमेलित कौन सा युग्म सुमेलित है उसको छांटना है, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर 10 का। आगे देखते हैं। पांडिचेरी की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो जो पांडिचेरी की संधि हुई थी वो हुई थी हमारे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का जो सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें आपको दो सवाल कवर हुए हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन दिया है, यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है हमारे रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखा तो दूध दूध जो उदाहरण है वो जाए हमारा पायस का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सुपीरियल झील किन दो देशों के बीच है? इंपॉर्टेंट है। तो जो सुपीरियल झील है वो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक है, सुपीरियल झील। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है वो एनएसएसओ करता है, ठीक है, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पेपर में। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है वो हो जाएगा हमारा धान का, ठीक है। मटर, चना और सेम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। ट्राइशम योजना किससे संबंधित है? तो जो ट्राइशम योजना है वो है हमारी ग्रामीण विकास से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ट्राइशम योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा देश वॉल्टिक देश नहीं है? तो देख लेते हैं वॉल्टिक देश कौन सा नहीं है। तो बेलारूस बेलारूस वॉल्टिक देश नहीं है, ठीक है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि है वो कहा जाता है हमारा हेनरी विलियम डेरोजियो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हेनरी विलियम डेरोजियो जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो देखा जाए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे करके, और गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है। तो एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। गोलमेज सम्मेलन ये होती है कि जब इसमें क्या होता है, गोल टेबल के चारों ओर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी एक ऊंचे पद को न देखकर क्या हुआ जाता है, सभी जो उस
बैठक में उपस्थित सभी व्यक्ति होते हैं उनको एक समान माना जाता है, ठीक है, तब गोल होती है टेबल। तो उसे गोल में सम्मेलन तब रखते थे कि सबको इसमें क्या है, बराबर सबका भागीदारी बराबर रहेगी करके। तो जो गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तीनों गोल में सम्मेलन में जिसने भाग नहीं लिया था वो थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने क्या किया था, एक भी गोल में सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो समवर्ती सूची के अंतर्गत देखा जाए तो कौन सा विषय नहीं आता, ये पूछता है ना। तो ठीक है, तो समवर्ती सूची के अंदर देखा है तो पंचायती राज नहीं आता है। तो पंचायती राज क्या क्या है, स्टेट का है ना समवर्ती। तो पंचायती राज किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। राज्य में वायु का बुलबुला किसकी भांति, सॉरी, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो हमारा व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, ठीक है। और अवतल लेंस और उत्तल लेंस का क्या इनके जो डिफरेंस बताया था, अवतल जिसमें क्या होता है, जिसका तल नीचे होता है उसको अवतल कहते हैं, और जिसका तल उभरा हुआ आता है उसको उत्तल कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में को सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो देख लेते हैं, संताल विद्रोह सिद्धू व कान्हू बिल्कुल सही है, ठीक है, नेता थे इसमें। और रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, ये भी सही है, ठीक है। एक बार रिपीट कराया था, संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धू भगत। और जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन गलत है इसमें। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम देख लेते हैं इनका हम। तो पहला जो युद्ध था वो कर्नाटक युद्ध था, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध पहला, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और जो दूसरा था वांडीवास का युद्ध हुआ था, और जो तीसरा हुआ था वेदरा का युद्ध था, और चौथा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा 2134, नहीं 2314 हो जाएगा, ठीक है। टू यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था पहला, और दूसरा हुआ था वेदरा का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभित्तम पिटक की जो की हुई थी रचना हुई थी, ठीक है। जो अभित्तम पिटक की जो रचना हुई थी इसका जो आंसर बनेगा तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। तो आप बताइए तीसरी बौद्ध संगीति किसके टाइम पे हुई, ठीक है, और कौन सी जगह पे हुई थी ये बताइए। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो 26 का देख लेते हैं सही कालक्रम कौन सा है। इसमें पहला है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव पहला है। और जो दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरा है, तीसरा है क्रिप्स मिशन, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अगस्त प्रस्ताव पहला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरा है, क्रिप्स मिशन तीसरा है, और भारत छोड़ो आंदोलन चौथा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्रिप्स मिशन के बारे में बताओ तो ये संविधान, भारत का संविधान बनाने के लिए आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और कांगो देश में क्या होता है, जो आर्मी के सैनिक भी जाते हैं कांगो देश में, क्यों? क्योंकि जो इनकी जो यहाँ जो जनसंख्या है बहुत कम है, और इसको क्या है सिक्योरिटी देने के लिए जाते हैं, ठीक है लोग। आगे देख लेते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका जो संबंध देखा है तो जैव सुरक्षा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? जो चश्मे के लेंस होते हैं वो बनाए जाते हैं क्रूकस कांच से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहते हैं निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से किसका संबंध नहीं है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी का संबंध महावीर से नहीं है, ठीक है, गौतम बुद्ध का संबंध है लुम्बिनी से, महावीर का नहीं। आगे देख लेते हैं, वंश और राजधानी दी है, और कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देख लेना है, ठीक है हमने। तो देख लेते हैं इसका, चंदेल वंश, खजुराहो या महोबा बिल्कुल सही है ये। सोलंकी वंश, अनहिलवाड़ा बिल्कुल सही है ये। प्रतिहार वंश, कन्नौज बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। तो चंदेल एक बार रिपीट कर लेता हूँ, चंदेल, खजुराहो या महोबा, सोलंकी, अनहिलवाड़ा, प्रतिहार, कन्नौज। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में, ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 बिल्कुल सही है, ठीक है।
1564 में अकबर ने क्या किया था, जजिया कर की समाप्ति की गई थी, कर दिया था। दीन इलाही 1582, बिल्कुल सही है ये भी। और तीर्थ यात्रा पे जो कर की समाप्ति की थी वो की थी 1563, बिल्कुल सही है भी, ठीक है। 63 में तीर्थ यात्रा पे कर की समाप्ति कर दी थी, और जजिया कर की भी समाप्ति कर दी थी 64 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो गलत हो जाएगा ठी हो जाए सी हो जाएगा, ठीक है। सी जो हमारा ऑप्शन है गलत है। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें दो अस्पा सिंह अस्पा का जो प्रचलन किया था वो किया था हमारे जहांगीर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर डी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1539 में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के संबंध में सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें बॉन्ड दिए हैं हमें, केमिस्ट्री का सवाल है, और इनकी जो क्रियाशीलता के क्रम में हमें सही क्रम देखना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा हमारा एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एकल बंध, उसके बाद उससे बड़ा होता है द्विबंध, और उससे बड़ा होता है त्रिबंध। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं इसको। तो देख लेते हैं 37। निम्न में से किस अंग की में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो आवश्यकता से अधिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोजन जो संचित रहते हैं वो रहते हैं हमारे यकृत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बिल्कुल सही है, और 1969 है शायद इसका आंसर। जो अगर ओ ईयर पूछे कब हुआ था तो 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी, ठीक है। चौथी योजना काल में जो हुआ था, जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, तो चौथी जो योजना काल का टाइम था उसमें क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ करते हैं यानी साथ साथ में करते हैं उन्हें कहते हैं पूरक वस्तुएं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो हमारे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी से नहीं गुजरती, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके सही आंसर है, यानी इसके गुजरती है यहाँ से, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से भारतीय समय मानक रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो देख लेना है। चांगला, तो इसमें जो चांगला है वो जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला सिक्किम। तो इसका जो गलत आंसर, इसका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देख लेते हैं 42। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है। अधिक पैदावार अधिक क्यों होती है, ठीक है। तो वो कारण पूछ रहा है कि जो पश्चिमी तट है उसकी अपेक्षा पूर्वी तट में ज़्यादा पैदावार होती है चावल की, तो किस लिए होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है तथा डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। यानी जो पूर्वी तट है हमारा वो पश्चिमी तट की अपेक्षा चौड़ा है, ठीक है, ज़्यादा एरिया है। तो तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए क्या होते हैं खादरा, डेल्टा क्षेत्र है तो इसमें क्या होता है खाद्र भूमि होगी ना, तो इसलिए क्या होगा ये अधिक उपजाऊ होगी, इसलिए क्या होती है चावल की पैदावार यहाँ अच्छी होती है, ठीक है। केंद्र और राज्य विधायी संबंधी संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो जो केंद्र और राज्य संबंध हैं वो किस भाग में है? तो जो केंद्र और राज्य संबंध का वर्णन किया गया है संविधान में वो हमारे भाग 11 में किए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो दिखाया तो जब राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया होती है, महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है मैं बता देता हूँ। जब जो राष्ट्रपति को जैसे अब उसके पद के लिए हटाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो हस्ताक्षर होना चाहिए वो कितने लोगों का होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है जो सदन आरोप लगा रहा है उस सदन पर 1/4, ठीक है। जैसे कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है तो उसका 1/4 होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। 1/4 का मतलब है 100 में से 40। अगला है निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो जो किसी संसद सदस्य की सदस्यता जब समाप्त हो जाती है वो किस परिस्थिति में होती है ये पूछ रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा देख लेते हैं पहले। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा, ठीक है। यानी 60 दिन से अधिक अगर हो गए हैं और वह संसद में
किसी भी बैठक पे नहीं आया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया, हाँ ठीक है, यदि अगर कोई सदन किसी व्यक्ति को निकालता है तो उसकी सदस्यता उस जो कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, ये भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करा देता है, ठीक है, जब यदि अगर न्यायालय उस जिससे वो सदन का सदस्य बना है उस चुनाव को अगर शून्य या अमान्य जो करार देता है तो तब भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियां सही हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है वो पूछ रहा है। तो भारत के संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के लिए जो हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वो अभी पहले भी जो सवाल में बता चुका हूँ मैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है वो हमारे अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 के किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो जो पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग का जो प्रावधान किया गया था वो क्या आया था, 102वें संविधान संशोधन, ठीक है। और 101 क्या था, 101 था जीएसटी से संबंधित। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक है वो हमारे के दत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो जो मानव विकास सूची निर्माण में जुड़ा हुआ है वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन, ठीक है। मानव विकास सूची निर्माण में जो जुड़े हुए हैं वो है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि हमने अपने 50 जो एमसीक्यू हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम एक टॉपिक कवर करते हैं जैसे कि हर वीडियो में। तो आज का टॉपिक रहेगा मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसके जो डिटेल्स नोट्स पढ़ने तो आपने, मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं अपने, तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे, तो उसको चेक कर लीजिए एक बार। हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो निश्चित ही मदद मिलेगी और निश्चित ही आप ये एमसीक्यू लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं, मौर्य वंश की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल कोर्ट्स का है। और मुद्रा राक्षस ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटस को कब हराया था? एमसीक्यू बनेगा तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटस का जो राजदूत था मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, ठीक है। तो जो मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वह किसके दरबार से आया था? किसका राजपूत था? तो सेल्यूकस निकेटस का दरबारी था, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटस को कब हराया था? इसको हराया था 305 ईसा पूर्व में। इंडिका पुस्तक की रचना की थी मैगस्थनीज ने, बिल्कुल सही। और इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने जो बृहद्भाव से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी बृहद्भाव से, और चंद्रगुप्त जो मौर्य था जैन धर्म का अनुयायी था, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था, ठीक है। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है और इसे वायु पुराण में बृहदसार कहा गया है, ठीक है। इसे जैन धर्म में शिवसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी देखा जाए तो अशोक है और 269 ईसा पूर्व मगध की राजधानी पर बैठा था, ठीक है। ये अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। यानी अब जो राज्यपाल इसका जो राज्याभिषेक हो रहा था उसके टाइम पे क्या था? राज्यपाल था अवंती का। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाऊ अभिलेख जो भ्राभु अभिलेख में अशोक के समय को मगध का सम्राट बताया गया है। यानी भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को यह किया गया है। मगध जो सबसे विशाल क्या था, महानगर था ना, उसका क्या बताया खुद का सम्राट, उसको उस जगह का सम्राट बताया, ठीक है, अशोक ने खुद को। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। यानी जब उसका 10 साल हुई थी राज्याभिषेक में उस टाइम पे वो बौद्ध गया था, और जब 20 साल हुए थे तब लुम्बिनी गया था, ठीक है। और बौद्ध गया लुम्बिनी में क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ।
इसने 261 में कलिंगी पर आक्रमण किया था और अपनी राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और कलिंगी युद्ध के बाद क्या हुआ था, इसका हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से क्या ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, इंपॉर्टेंट है। तो जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी यार, उससे वो था उपगुप्त, ठीक है। ये क्या था, एक भिक्षु था। इसने सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रुम्मीदेही है, ठीक है। इसका जो सबसे लंबा और सबसे छोटा जो अभिलेख है ना, वो क्रमशः 7वां एवं रुम्मीदेही है। अशोक के समय मौर्य जो साम्राज्य था वो उसके प्रांतों की संख्या 5 थी। तो मैंने आप प्रांत गांव करके आपको पढ़ा चुका हूँ, जो साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ था साम्राज्य को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, ठीक है। प्रांत राजधानी क्या थी, जिला था, गांव था, मठ थे, पढ़ा चुका हूँ आपको हैंड नोट्स में। अशोक के समय मौर्य समाज में प्रांत 5 थे, ठीक है। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। तो सबसे पहले जो शिलालेखों का प्रचलन या शिलालेख ने शुरू किए थे वो अशोक ने किए थे, ठीक है। इसके सामान्य जो शिलालेखों की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि थी। और इसने जो कलिंग युद्ध के बाद अपने जो अभिलेख शिलालेख लिखाया था, पहले शिलालेख में इसने क्या था, पशुबलि की निंदा की थी, ठीक है। और अपने छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा थी। अब जो क्या खुद की आत्मा कैसे नियंत्रण करना है, अपने आप के जो भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है, उसके बारे में लिखा था छठे अभिलेख में। मौर्य वंश में लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। मौर्य वंश ने 137 साल तक शासन किया था। और सबसे जो शक्तिशाली राजा और सबसे विख्यात राजा है वो अशोक है, ठीक है। जो जिसने क्या किया था, युद्ध भी सारे लड़े थे और जो क्या है धर्म की तरफ भी बहुत महान काम किए थे। और अभिलेखों में और जानवरों के लिए, इंसानों के लिए क्या किया था इन्होंने, हर जगह पे क्या किए थे, वैधशालाएँ बनाई थी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। तो अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। सब्सक्राइब कीजिए देवभूमि फ्यूचर पॉइंट को। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।